नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मानसी, शिवानी, वंदना, सोहन, सौरभ, आनंद, लकी, प्रमोद, दीपक, ज्योति, रुपौन, लक्ष्मीकांत, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप, मुझे पता है कि सबके दिमाग में क्वेश्चन है कि कल क्लास क्यों नहीं हुई थी। तो बेटा, कल मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। कल मैंने 2 बजे वाली क्लास ली, उसी में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और आज भी मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा फिट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपका सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाए रिवीजन के लिए। तो इसीलिए आपकी आज मैंने क्लास लगवाई है। कोशिश करूंगी कि क्लास 1.5 से 2 घंटे की ले लूं, लेकिन अगर मैं नहीं ले पाई तो 1 ही घंटे में क्लास ले पाऊंगी। बच्चे, खड़े होने में भी सक्षम नहीं हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा बैठ बैठ के आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करूंगी आप सब मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। कल तबीयत सच में बिल्कुल ठीक नहीं थी और इसीलिए ही आपकी क्लास को कैंसिल किया गया था। मुझे खुद भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हम अपना जो है आगे पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेरा बस मुझे कोऑपरेट करना, उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आप आराम से जो है अपना जो है ध्यान से पढ़ें। आपको पता है कि मैं लास्ट क्लास में आपको जो है इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन उपबंध पढ़ा रही थी, जिसमें मुझे आज आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। नहीं बच्चे, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है ना कि आपका एग्ज़ाम है, और आपका एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा मुझे भी कॉपरेट करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाएं कॉपी और पेन के साथ। फिर हम आपका जो है स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप जानते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं जिसको नहीं पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे आपातकालीन उपबंध, यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें मैंने नेशनल इमरजेंसी आपको पढ़ा दिया था। इमरजेंसी प्रोविज़न यानी आपातकालीन उपबंध। ठीक है, ये बेटा हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था और आप जानते हैं कि इसमें आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 356, जिसमें आपका क्या दे रखा है, जिसमें दे रखा है मैम राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल। ध्यान से सुनेंगे तो बच्चे सब समझ में आएगा। प्लीज फोकस करेंगे क्लास पे। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल प्यारे बच्चे यानी कि राष्ट्रपति शासन आपका टॉपिक चल रहा है और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। प्यारे बच्चे, थर्ड क्लास पीडीएफ और क्लास दोनों ही पढ़ चुकी हैं एप्लीकेशन पे, लेकिन वो क्लास ऊपर की तरफ पड़ गई है, उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए मैंने बोल दिया है। एक बार एप्लीकेशन को ठीक से चेक कीजिए। 26 तारीख की क्लास संघ कार्यपालिका के नाम से एक क्लास आपको अलग से शो हो रही होगी। मैं बोल दूंगी कि सीक्वेंस में कर दें उसको। ठीक है, क्लास पड़ी हुई है, वो मैं चेक कर चुकी हूँ। चलिए अब ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे शासन शब्द क्यों यूज नहीं किया, आपातकाल शब्द क्यों यूज किया है हमने, क्योंकि आपका संविधान शासन शब्द का प्रयोग करता है, इसके लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो ये आता है सबसे पहले कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो आखिर इसका आधार क्या है, ग्राउंड क्या है, किस आधार पर राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल को 3 आधारों पर, तो इसका आधार क्या होता है, इसका आधार होता है बेटा लगाने का राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। ठीक है, लिखिएगा, फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स।
राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मैम जब राज्य अपने संविधान के हिसाब से काम नहीं करते, हमारा संविधान उनको जो करने के लिए कहता है कि भाई आपको क्या करना है, सेंटर के डायरेक्शंस को मानना है, केंद्र के आदेशों को मानना है, उसके निर्देशों को मानना है, लेकिन कोई स्टेट नहीं मानता, तो कहा जाता है कि भाई उस स्टेट में मशीनरी फेल हो चुकी है, वहां पे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा। और आपको मैं बता दूं कि जब ऐसा होता है तो इसकी जो घोषणा की जाती है वो कौन करता है? तो बेटा जी फिर इसकी घोषणा करते हैं आपके देश के राष्ट्रपति। घोषणा कौन करते हैं? आप कहोगे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति किसके कहने पर? तो मंत्रिमंडल की अनुमति से, मंत्रिमंडल की अनुमति लेते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल अप्रूवल, रिटर्न अप्रूवल नहीं, केवल अप्रूवल चाहिए होता है, अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। ध्यान रखिएगा, केवल अप्रूवल, रिटर्न अप्रूवल नहीं। रिटर्न अप्रूवल यानी लिखित अनुमति केवल और केवल किसके लिए चाहिए? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, इसके लिए नहीं चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इनकी अनुमति से करते हैं। और राष्ट्रपति को ये कौन बताता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है? तो राष्ट्रपति को राज्यपाल, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, मंत्रिमंडल की अनुमति से आधार पर, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर क्या किया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसकी अनुमति से? मैम कैबिनेट की अनुमति से, मंत्रिमंडल की अनुमति से। तो आपका आधार क्या होता है कि भैया राज्य मैम संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपका संविधान आपके देश में सर्वोपरि है और संविधान के हिसाब से ही सबको काम करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद हमें लेना होता है अनुमोदन। मैंने आपको बताया था, बताइए अनुमोदन का समय कितना होता है? मैंने आपको बताया था कि हमें लेना होगा अप्रूवल। तो अनुमोदन का समय कितना होता है? तो आपको पता है अनुमोदन किसका लेना है? मैम लोकसभा और राज्यसभा का। किसका लेना होता है? लोकसभा और राज्यसभा का। भाई इन्हीं का तो अप्रूवल चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति तो इसको अनाउंस ही करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अप्रूवल का समय होता है, लिखिएगा घोषणा के दिन से, घोषणा के दिन से 2 माह के अंदर अंदर। बताइए फटाफट, नेशनल इमरजेंसी में कितना समय होता है? 2 माह के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स। घोषणा के दिन से 2 माह के अंदर अंदर यानी 60 डेज का समय होता है। और प्यारे बच्चे एक बार अनुमोदन से, एक बार अनुमोदन यानी 1 टाइम अप्रूवल, 1 टाइम अप्रूवल, एक बार अनुमोदन से 6 माह तक लागू, 6 माह तक लागू यानी कि एग्जीक्यूट। कितने महीने तक? 6 महीने तक। तो मैम मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? वेरी गुड, जिन बच्चों ने कहा है कि मैम नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है इसका? अधिकतम समयावधि, अधिकतम समयावधि, मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो आप कहोगे कि मैम इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी वो होगी, आप लिखेंगे यहां पर 3 इयर्स, 3 वर्ष से ज्यादा ये नहीं लग सकता, 3 वर्षों से ज्यादा इसे नहीं लगाया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो नेशनल इमरजेंसी था वहां पर क्या था? वहां पे मैम मैक्सिमम ड्यूरेशन अनलिमिटेड था, हम कितने भी समय तक लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 साल से ज्यादा नहीं लगता। यहाँ पे 3 साल मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है प्रेसिडेंशियल रूल का, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? हाँ बेटा, 6-6 माह करके आप बढ़ा सकते हैं,
3 साल के लिए 6 माह बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं जो है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम का जरूर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन है वो अब तक कितनी बार लग चुका है। तो आप मुझे यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करती हूँ तो बेटा ये मणिपुर में 11 टाइम्स लग चुका है, मणिपुर में 11 बार 11 टाइम्स। उत्तर प्रदेश में बेटा जी ये 10 टाइम्स यानी कि 10 बार। और सबसे पहले ये लगा था पंजाब में, सबसे पहले ये कहां पर लगा था, सबसे पहले मैम पंजाब में, पंजाब में लगा था सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। उस समय आप इसको पेप्सू कहते थे पंजाब को, जिस समय ये लगा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो इसका एक इफेक्ट होता है कि हो जाता है शक्तियों का केंद्रीयकरण, शक्तियों का केंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी आपकी राज्य सरकार की शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, केंद्र सरकार के पास। किसके पास चली जाती हैं मैम, केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं इस समय। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम पहली बार पंजाब में लगा था, मणिपुर में 11 टाइम्स, यूपी में 10 टाइम्स, और उसके बाद प्रभाव अगर हम बात करते हैं तो यहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। और बेटा इसको भी वापस कौन लेता है ना, तो वापस मैम लेने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। आपके राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा जी आर्टिकल 360, जो आज तक इंडिया में एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल पढ़ाने से पहले एक रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट, राष्ट्रपति शासन समझ में आया, फटाफट एक बार थम्स अप दीजिए बेटा जी। वित्तीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, सॉरी फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो हमें क्या क्या पॉइंट्स मैम, सबसे पहले तो आधार क्या होता है, यानी कि ग्राउंड क्या होता है। दूसरा, इसकी घोषणा कौन करता है। तीसरा मैम, इसका अनुमोदन का समय कितना होता है, अनुमोदन यानी कि अप्रूवल, अनुमोदन का समय कितना होता है, तीसरा पॉइंट। चौथा, अधिकतम समयावधि कितनी होती है। यही पॉइंट्स हम बना रहे हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन। रिस्पॉन्स आ चुका है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चे। मैक्सिमम ड्यूरेशन, और लास्ट की भाई इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव। ठीक है, यही पॉइंट्स हमने तीनों में बनाए हैं, ये हमें पता होने चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैम हमें सबसे पहले तो आपने बताना है कि जब वित्तीय आपातकाल है, पहले तो लिखना आज तक लागू नहीं हुआ, आज तक भारत में लागू नहीं, आज तक भारत में लागू नहीं। ठीक है, इंडिया में इसे कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आधार की जब हम बात करते हैं तो इसका आधार होता है बेटा जी वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय अस्थिरता। वित्तीय अस्थिरता का मतलब है फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है मैम, इसका मतलब है बेटा कि जब किसी भी देश के पास इतना भी पैसा नहीं रहता कि वो अपने यहाँ के लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाता। जैसे उन्हें खाने के लिए नहीं दे पाए, पीने के लिए नहीं दे पाए, भूखमरी फैल जाए,
तो फिर हम कहेंगे कि वो देश गरीब हो चुका है और उस देश में आपातकाल लगने की जरूरत है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। लेकिन इंडिया में टच वुड आज तक कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, कभी भी ऐसी सिचुएशन प्यारे बच्चे नहीं आई है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात आता है कि घोषणा कौन करता है, तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति ही करते हैं। अप्रूवल का समय कितना होता है, तो बेटा जी यहां भी घोषणा के दिन से 2 माह के अंदर अंदर 2 माह के अंदर अंदर, ठीक है, यानी विद इन 2 मंथ्स। और यहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बार अनुमोदन से अनिश्चित समय तक लागू, मतलब आपको एवरी 6 ईयर यहां पे लेने की जरूरत नहीं है अप्रूवल, अनिश्चित समय तक लागू, अनिश्चित समय तक लागू, यानी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? नो लिमिट। एक बार आप अप्रूवल ले लीजिए, उसके बाद अप्रूवल लेके आपको सीधा क्या करना है, सीधा आप इसको जो है अनलिमिटेड टाइम तक लगा सकते हैं। आपको हर 6 महीने पर यहां अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में 6 महीने के ड्यूरेशन में आपको लेना पड़ता है अप्रूवल, ठीक है। प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव प्यारे बच्चे नेक्स्ट स्लाइड पे लिख पाएंगे, यहां जगह नहीं है, तो आप कहेंगे कि आपके जितने भी केंद्र सरकार और बेटा जी जो राज्य सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके जो कर्मचारी जिन्हें आप कहते हैं एम्प्लॉयज, इनके जो कर्मचारी हैं उसमें क्या किया जाता है, इनके वेतन में कमी, डिडक्ट द सैलरी, सबके वेतन में कमी की जाती है। और आपको पता होगा कि जब हमारे यहां पर कोविड आया था, तो आपने देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे सबकी सैलरी को डिडक्ट किया गया था। क्यों? ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो ऐसा इस समय भी किया जाता है। और क्या किया जाता है बेटा, इसके अलावा आपके जो होते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, इनका भी क्या किया जाता है, वेतन में कमी, डिडक्ट द सैलरी। और बेटा इसको भी वापस लेते हैं राष्ट्रपति। वापस कौन लेता है? मैम राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ही इसको भी वापस लेते हैं। तो ये थे आपके आपातकाल और उससे संबंधित आपके प्रश्न जो यहां से बनेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने आपका प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, इमरजेंसी प्रोविजन, और अब हमें पढ़ना है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और साथ साथ हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। मैम 4 चैप्टर एक साथ। हाँ, आपको इतना मजा आने वाला है, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान था, हम तो फालतू में रटते रहते थे चीजों को बैठकर।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ गई है तो बेटा एक बार रिस्पॉन्स कीजिए और आपको पता है आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। और फिर उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद और साथ साथ मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच बच्चों रिस्पॉन्स करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। आगे देखिए, अब ये चैप्टर तो बच्चे हमारा क्लोज हो चुका है ना? तो एक प्यारी सी स्माइली कर देंगे हम सब लोग कि भाई हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और फिर इसी के साथ फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चे आपका जो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। लेकिन उससे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, है ना? बॉक्स क्यों बनाएंगे? आपके समझाने के लिए। देखो, जहां पर लिखा होगा सेंटर में पीएम तो स्टेट में आपको लिखना है सीएम। सेंटर में लिखा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीओएम की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। ठीक है, जहां पर लिखा होगा बेटा जी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, वहां आपको लिखना है राज्यपाल। स्टेट में जहां लिखा होगा लोकसभा तो आपको स्टेट में लिखना है बेटा जी यहां पर विधानसभा। विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बॉक्स समझ लो, अभी और समझ में आएगा जब मैं लिखवाऊंगी कि आखिर मैं आपसे क्या कहना चाह रही थी। लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको कहते हैं गवर्नर, इनको कहते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फुल फॉर्म है इसकी, इनको कहते हैं मुख्यमंत्री, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जहां लिखा होगा संसद, इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, वहां आपको लिखना है विधानमंडल। क्या लिखना है? विधानमंडल, क्योंकि संसद की तरह स्टेट में होता है लेजिस्लेचर। संसद देश के लिए कानून बनाती है और लेजिस्लेचर राज्य में कानून बनाता है। बस ये वर्ड आपको एक्सचेंज करने होंगे और आर्टिकल्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आपको मैंने क्यों लिखवाया है, ताकि आप यहां पर जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो तुरंत आंसर करेंगे। अब देखिए कैसे जादू होता है और आप कैसे जादू करते हैं। चलिए आज की क्लास में हम जादू करना सीखते हैं कि एक साथ कैसे पढ़ाई होती है। एक तरफ आप लिखेंगे बेटा पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक बार मैं फुल फॉर्म लिख देती हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब मैं नहीं लिखूंगी बार बार पूरा, COM ही लिखूंगी। लिखिएगा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, और उसकी मंत्री परिषद। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर आपने फोकस हटाया तो समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, और उसकी मंत्री परिषद। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी तो कल की क्लास कैसे दिखेगी? शुरू में ही तो बताया कि कल क्लास नहीं हुई थी। अब आगे सुनिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे आर्टिकल नंबर 74। लिखा है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह। सहायता एवं सलाह मतलब हेल्प एंड एडवाइस। सहायता एवं सलाह, हेल्प एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए
देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मतलब हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा। ये बेटा जी आपका क्या है, आर्टिकल नंबर 74, सबसे पहला आर्टिकल। केवल मैंने आपको बोला था कि राष्ट्रपति कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, वो जितने भी काम करते हैं सब मंत्री परिषद की एडवाइस पर करते हैं, और मंत्री परिषद के हेड पीएम। तो अब देखो क्या चेंज होगा, एक तो आर्टिकल, दूसरा राष्ट्रपति, और तीसरा बेटा जी प्रधानमंत्री। तो अब जो होशियार बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे यहां पर, है ना, सारे होशियार बच्चे बताएंगे कि यहां पर एक तो आर्टिकल चेंज कर दिया, चलो 163, इसको कैसे लिखें। तो मैम आपने जहां लिख रखा है राष्ट्रपति, वहां लिख दीजिए राज्यपाल यानी कि गवर्नर। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह, हेल्प एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर, देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान यानी कि हेड सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री होगा। बताइए, देखो आप सबने लिख दिया है, आप सबने लिख दिया है मैम कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पीएम की जगह सीएम और प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर और 174 की जगह 163। सारे बच्चों ने लिखा, मतलब ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल एकदम फोकस्ड होकर सुनते हैं और मैम ने क्या कहा है ये भी उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। यहां तक क्लियर। अब देखो आगे भी तुम ऐसे ही लिखते चले जाओगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, इस साइड बता दूंगी तो इधर का तुम खुद लिख लोगे, इस साइड का मैं लिख दूंगी तो इधर का तुम खुद लिख लोगे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें बताने की, और ये मेरा वादा है तुमसे। और ऐसे ही महान्यायवादी और महाधिवक्ता तुम पढ़ सकते हो, सेम ऐसे ही पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ा इसमें मतलब इतना ज्यादा ज्ञान लगाना ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चल सकती हूं, आगे चलूं। राहुल बेटा याद तो याद करने से होगा, है ना, याद तो तभी होगा जब आप समझ याद करोगे। अभी आप यहां पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर रिवीजन करना, बिल्कुल आपको याद होगा। क्यों याद नहीं होगा भाई। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर से हम अगेन एक आर्टिकल लिखेंगे 75 का सब क्लॉज 1। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। इंग्लिश में लिखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड मिनिस्टर। ठीक है, तो यहां पे नियुक्ति कौन करेगा अभी बताते हैं, इधर लिखेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा आर्टिकल, सॉरी पहले आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1।
मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहां पे नियुक्ति कौन करेगा? तो मैम यहां पे नियुक्ति करने का काम करेंगे राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। अब बताओ वहां पे क्या लिखूं? बाय द प्रेसिडेंट। तो यहां लिख दो मैम राज्यपाल द्वारा, बाय द गवर्नर, बाय द गवर्नर। ये हो गई नियुक्ति। ये हो गया आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1 और 164 का सब क्लॉज 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट इनकी ओथ लिखिएगा। ओथ यानी कि शपथ। किस किस की? मैम पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनकी ओथ, ओथ, शपथ, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां कौन ओथ दिलाएगा? तो लिखिएगा, सबसे पहले इनकी ओथ कहां पर है? शेड्यूल 3 में है। अनुसूची 3 में इनकी शपथ है। अनुसूची 3 में इनकी शपथ है। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट वही आएगा आपका बाय द प्रेसिडेंट। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मैम राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी शपथ कहां पर है? अगेन लिखना है, शेड्यूल 3 में ही है, अनुसूची 3 में। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा। और यहां शपथ कौन दिलाएगा? तो मैम यहां पर राज्यपाल द्वारा, बाय द गवर्नर, बाय द गवर्नर। देखिए 4 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं आपके, 4 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं। फिर मैम पीएम या मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होती है? क्वालिफिकेशन बताओ, इनकी क्वालिफिकेशन बताओ और फिर इनकी क्वालिफिकेशन बताओ। चलो क्वालिफिकेशन हेडिंग डालो, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं। तो केवल एक योग्यता होती है बेटा, संसद के किसी भी एक सदन, संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अब बेटा यहां लिखा है संसद, तो मैंने आपको बताया था उधर क्या लिखना होगा? उधर क्या लिखना होगा? विधानमंडल। ठीक है, वेरी गुड। मैम यहां पर लिखिए क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं,
तो यहां हम संसद की जगह विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य मेंबर ऑफ either house of legislature होना अनिवार्य है। ये लीजिए भाई इनकी क्वालिफिकेशन, मतलब आप सदस्य जरूर होने चाहिए, सदस्यता जरूर चाहिए। अगर सदस्यता नहीं है तो आप मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आपको बनना है तो एक हाउस की आपको मेंबरशिप लेनी होगी, चाहे तो अगर इस सेंटर की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा, लिखा है ना संसद के किसी भी एक सदन, तो इसका मतलब है लोकसभा या राज्यसभा। और जहां लिखा है विधानमंडल, इसका मतलब है या तो विधानसभा या विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें से किसी एक हाउस का मेंबरशिप कंपलसरी है, अगर नहीं हो तो नहीं बन सकते। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एज कितनी होनी चाहिए बता देते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। लिखिएगा न्यूनतम आयु, क्योंकि मैक्सिमम नहीं होती। न्यूनतम आयु मिनिमम एज 25 ईयर्स, 25 वर्ष होनी चाहिए। यहां पर भी 25 ईयर्स मिनिमम एज, दोनों के लिए 25 वर्ष। जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा नारायण जी आपको बता दिया जाएगा, सबका आर्टिकल नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर बेटा, आगे चलिए। अब आपका अगला क्वेश्चन कि मैम कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर। कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर होता है सिंपल 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। और बेटा इधर लिख देना सेम, कॉपी कर देना पूरा, टेन्योर 5 ईयर्स, कार्यकाल 5 वर्ष। आगे मैक्सिमम एज नहीं होती बच्चे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा, मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या। मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लिखिएगा, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यहां पे क्या लिखना है? सेम। ये लाइन भी सेम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, ठीक है, सेम, क्योंकि वहां कुछ चेंज नहीं होगा, एक शब्द का भी परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखिएगा यहां पर कितनी होती है, लिखिएगा लोकसभा के कुल सदस्यों का लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, यानी टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा इंटू 15%। और ये बेटा निश्चित है, ये फिक्स्ड कर दी गई है,
निश्चित फिक्स्ड। और यहां से क्वेश्चन बनता है किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को निश्चित किया गया है। बहुत सारे बच्चों ने 15% लिखकर भेज दिया था, है ना। तो किस संशोधन के द्वारा, तो लिखेंगे 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। यहां पे लिखा है लोकसभा, यहां लिखेंगे विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। इंग्लिश में टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 15%, ठीक है। और यहां पर भी है निश्चित, यहां पर भी है फिक्स्ड। सेम अमेंडमेंट 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, खत्म। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, लिखिएगा मंत्रियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। इधर क्या लिखना है, सेम, कुछ चेंज नहीं करना, इसलिए सेम। तो मंत्रियों के प्रकार में पहला लिखिएगा होते हैं बेटा जी कैबिनेट मंत्री, जिसे आप मंत्रिमंडल भी कहते हैं, इंग्लिश में कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरे यहां पर टाइप होते हैं राज्य मंत्री, जिन्हें आप कहते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। और लास्ट होते हैं बेटा जी डेप्यूटी मिनिस्टर्स, यानी कि उपमंत्री, उपमंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर्स। मैम इधर क्या लिखें, तो बेटा इधर सब कुछ सेम लिख देना, सेम, पूरा सेम कर देना इधर, क्योंकि इतने ही यहां होते हैं और इतने ही यहां होते हैं। यहां तक समझ में आया हो तो फटाफट थम्स अप करें। ठीक है, शुभम बेटा जहां आर्टिकल है वहीं तो बताया जाएगा, बता दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने हैं। थैंक यू बच्चों रिस्पॉन्स करने के लिए। आगे देखो, आगे लिखो आर्टिकल 78, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य यानी ड्यूटीज ऑफ पीएम, ड्यूटीज ऑफ पीएम। प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं, किस आर्टिकल में है, 78 में, और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहां प्रधानमंत्री के कर्तव्य, तो इधर हम देखेंगे आर्टिकल 160, आर्टिकल 167, और इधर आप लिखेंगे सीएम के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सीएम।
केवल इतना याद रखना है, बहुत ज्यादा आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। तो ड्यूटी ऑफ पीएम किस में है और प्यारे बच्चे आपका ड्यूटी ऑफ सीएम किस में है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आर्टिकल और लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या है? इसमें है कि मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के लिए होता है। और ये सीधा क्वेश्चन आता है, लोकसभा के लिए होता है। इंग्लिश में लिखिएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर लोकसभा। क्यों मैम? क्योंकि आपकी मंत्री परिषद जो भी काम करती है वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन होता है, क्योंकि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे मैम हम? यहां पर आर्टिकल चेंज होगा, आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 2 और पूरी लाइन हम लिखेंगे, लेकिन लोकसभा की जगह क्या आएगा? विधानसभा। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के लिए होता है, विधानसभा के लिए होता है। आर्टिकल चेंज हुआ और लोकसभा की जगह विधानसभा। लिखिएगा इंग्लिश में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लिख लेना ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी मंत्रियों को जवाब देना होता है लोकसभा के सदस्यों को कि वो काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि आपने टीवी पे कई बार देखा होगा कि मंत्री आपस में लड़ते हैं, या एमपी मंत्री से पूछता है कि ये बताइए महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये बताइए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन पूछता है? तो मैम ये पूछते हैं हमारे एमपी। किससे पूछते हैं? मंत्रियों से, जो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं उनसे। और कहां के एमपी पूछते हैं? लोकसभा के। क्यों? क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि हैं प्यारे बच्चे। बच्चा कह रहा है यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके लिए? तो लोकसभा। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 में क्या है, तो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। यानी मंत्री जो भी काम एक मिनट बेटा अभी बताइएगा बेटा। अब नहीं रुकेगी क्योंकि मैंने वाईफाई चेंज करके रिफ्रेश कर दिया है। अभी बताइएगा मुझे, अभी बताइएगा मुझे, अभी बताइए फटाफट। अभी ठीक है? ठीक है, ओके। चलिए अब लास्ट लाइन इसमें लिख लीजिए, फिर हम ये चैप्टर भी क्लोज होता है। लिखिएगा यहां पर,
प्रधानमंत्री प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। होल्ड द ऑफिस पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहां पे समझने वाली चीज है, ध्यान से सुनना। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को अंडरलाइन करो और यहां पर प्रसाद पर्यंत। इसका क्या मतलब है मैम? आखिर इसमें क्या कहना चाहते हैं? बेटा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मीरा जो मंत्रियों का होता है वो प्रधानमंत्री के लिए होता है, पर्सनल लोकसभा के लिए नहीं होता, पर्सनल होता है प्रधानमंत्री के लिए। अब इसका मतलब क्या होता है? ये बुक में मैम हमने कई बार पढ़ा है लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि प्रसाद पर्यंत क्या होता है। इसका मतलब होता है कि सेम पर्सन अपॉइंटमेंट करता है और सेम पर्सन हटाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, इसका मतलब अब देखो आप ही मुझे समझाओगे। मुझे समझाना बेटा कि आपके जो पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से आंसर करना। और अगर मैं बोलूं कि इनको हटाता कौन है, इन दोनों क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा? बताओ क्या आंसर होगा इन दोनों क्वेश्चंस का? तो आप कहोगे मैम एक ही आंसर होगा, राष्ट्रपति। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये पोस्ट कैसी होती है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी सेम पर्सन अपॉइंट करे और सेम पर्सन जब हटाए तो वो पोस्ट कैसी होती है? प्लेजर। अब ऐसे ही यहां पे क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। होल्ड द ऑफिस सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लेजर ऑफ गवर्नर, प्लेजर ऑफ गवर्नर। यानी गवर्नर ही इनको अपॉइंट करेंगे और गवर्नर ही इनको हटाते हैं। आ गई बात समझ में? अब रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चौहान आशीष कह रहे हैं, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल पढ़ेंगे अभी हम। अब मुझे ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? अगर आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाती हूं। बताओ जल्दी से, आ गई समझ में? बात समझ में आ गई बेटा? आ गई तो एक बार थम्स अप करें फटाफट कि क्यों बोलते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्यों बोलते हैं प्लेजर ऑफ गवर्नर। चलो शाबाश। अब आप खुद ही बताओगे। अब एक तरफ आप लिखोगे महान्यायवादी, जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। छोटे से चैप्टर हैं। एडवोकेट जनरल,
महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये भी साथ में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब देखो, ये बेटा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में यानी कि भाग 5 में है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट यानी कि भाग 6 में है। बेटा मैं आपसे 2 मिनट लूंगी, बस 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट रुकेंगे आप, ये चैप्टर कंप्लीट करके क्लास खत्म होगी, 2 मिनट रुकेंगे। सॉरी बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए आप, सॉरी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है ये, बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे, आपका बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसीलिए स्टार्ट करते हैं। कूल माइंड के साथ पढ़िए एकदम। चलिए, हाँ, फिर मैं रेस्ट कर लूँगी, ठीक है? चलो, महान्यायवादी या महाधिवक्ता के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए आखिर ये लोग कौन होते हैं, आखिर ये लोग कौन होते हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप पे कोई केस हो जाता है, ध्यान से सुनना, मान लीजिए इन फ्यूचर ऐसा एग्जाम्पल लेना है, ऐसा कभी ना हो, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा कभी हो, लेकिन अगर केस हो जाता है और आप पे केस होने के बाद में आपको लीगल एडवाइस चाहिए, तो आप किसके पास जाते हो? तो शार अभी बताऊंगी बेटा डिफरेंस क्या होता है दोनों में, पेशेंस रखें। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर करें कि अगर आप किसी भी कानूनी मामले में फंसते हैं तो आप फिर किसकी मदद लेना पसंद करेंगे? आपकी मदद कौन कर सकता है? आपको किसी केस से कौन बचा सकता है? बताइए। ये मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा प्रश्न है, आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन आपके केस में आपकी हेल्प करता है? खुशी ने सबसे पहले आंसर दिया है कि मैम एडवोकेट, मैम अधिवक्ता, मैम हमारी मदद करता है एडवोकेट। शाबाश। तो जिस तरीके से तुम्हें एडवोकेट की जरूरत होती है, ऐसे ही तुम्हारी सरकारों को भी एडवोकेट की जरूरत होती है। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं साधारण शब्दों में आपको समझाऊं तो महान्यायवादी अगर मैं आपको बेटा साधारण शब्दों में बताऊं बेटा, तो जो आपके महान्यायवादी होते हैं ये आपके केंद्र सरकार के वकील होते हैं। कौन होते हैं ये? केंद्र सरकार के वकील, यानी एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
ये केंद्र सरकार के वकील होते हैं। ठीक है, यानी ये किसके लिए काम करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत है तो वही स्टेट गवर्नमेंट को भी है। तो ये कौन होते हैं? ये मैम राज्य सरकार के वकील होते हैं। एडवोकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एडवोकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मैम ये हमारी राज्य सरकार के वकील होते हैं, क्योंकि दोनों को जरूरत पड़ती है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया कि महाधिवक्ता राज्य में काम करते हैं और महान्यायवादी बेटा सेंटर में काम करते हैं। मैम इतनी बात समझ में आई? आगे चलिए, आगे प्यारे बच्चे, आगे मैं फिर से आपसे बात करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि जो आपके इनके बारे में आपको ये भी लिखना है कि ये कौन होते हैं। तो मैम ये क्या कौन होते हैं? केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी, केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी, सर्वोच्च विधिक अधिकारी। ठीक है, लिखिएगा हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर बेटा? और यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे मैम हम राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी, सर्वोच्च विधिक अधिकारी। हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा अब मैं आपको ये बता दूं कि भाई आप मुझसे ये पूछेंगे कि आखिर इनका काम क्या होता है, आखिर ये क्यों रखे जाते हैं। लेकिन उसके पहले देखना आर्टिकल 76 में कौन है? महान्यायवादी। कौन होता है आर्टिकल 76 में? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो फिर इसके लिए कौन सा आर्टिकल होगा मैम? आर्टिकल 165, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, वर्क भी बताते हैं लेकिन उसके पहले आर्टिकल। फिर इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट, नियुक्ति तो मैम बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। अब यहां प्रेसिडेंट तो वहां कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर, बाय द गवर्नर। ठीक है, इनकी नियुक्ति होती है बाय द गवर्नर। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आया? तो यहां नियुक्ति होती है तो कौन करता है? सेंटर में, और आपकी स्टेट में तो मैम गवर्नर। आगे देखिए, अब बात आ जाती है कि इनमें और क्या डिफरेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये भी क्या है, लिखिएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण, प्रसाद पर्यंत पद धारण। बताओ बेटा इसका मतलब क्या होगा? होल्ड द ऑफिस, प्लेजर ऑफ गवर्नर,
प्लेजर ऑफ गवर्नर, देखते हैं कितने बच्चे, सॉरी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर तो इधर आएंगे, लिखिएगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण, होल्ड द ऑफिस प्लेजर ऑफ गवर्नर। बताइए जल्दी से। वेरी गुड, अंकिता ने कहा कि मैम रिमूव्ड एंड अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, रिमूव्ड एंड अपॉइंट बाय द गवर्नर, ये सीधा सा मतलब होता है और ये अभी अभी मैंने आपको समझाया है। हाँ बेटा जी, महान्यायवादी भी एक होते हैं और महाधिवक्ता हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं, लेकिन एक स्टेट में एक ही होता है। एक स्टेट में कौन होता है बेटा? एक ही होता है, और महान्यायवादी पूरे देश में एक होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, जिन्होंने प्लेजर का मतलब मुझे बताया। नेक्स्ट, अब मैम हमारे दिमाग में एक यहां पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इनका कार्य क्या होता है, फंक्शन। तो इनका कार्य होता है बेटा केंद्र सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना, विधिक मामलों पर सलाह देना, विधिक मामलों पर सलाह देना। ठीक है, यानी जो लीगल मैटर्स होते हैं उन पे आपका क्या करना, तो आप कहेंगे कि मैम उन पर एडवाइस देना, क्योंकि ये लीगल मैटर्स के लिए ही रखे जाते हैं, ये वकील होते हैं केंद्र सरकार के। और यहां पे लिखेंगे राज्य सरकार को विधिक मामलों की इंग्लिश लिख लेना लीगल मैटर्स, विधिक मामलों पर सलाह, एडवाइज ऑन लीगल मैटर्स, एडवाइज ऑन लीगल मैटर्स, विधिक मामलों पर सलाह देना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टेन्योर कितना होता है अभी बताती हूं बेटा। आगे आइए, टेन्योर कितना होता है मैम? कार्यकाल, तो लिखना निश्चित नहीं, नॉट फिक्स्ड। टेन्योर आपको लिखना है नॉट फिक्स्ड, निश्चित नहीं होता मैम, ये तब तक रहते हैं जब तक केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार नहीं तो ये भी नहीं, इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, निश्चित नहीं। यहां पर भी कार्यकाल निश्चित नहीं, नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ये भी आपके तब तक रहते हैं जब तक स्टेट गवर्नमेंट रहती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है, इनका टेन्योर फिक्स करता है गवर्नमेंट्स पर, जब तक गवर्नमेंट है तब तक ये हैं, गवर्नमेंट चेंज तो ये भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर नेक्स्ट बच्चों का क्वेश्चन होता है कि त्यागपत्र किसको देंगे, रेजिग्नेशन। तो बेटा ये रेजिग्नेशन देंगे राष्ट्रपति को, महान्यायवादी,
अब ये राष्ट्रपति को देंगे तो राज्यपाल किसको देंगे, वो सॉरी महाधिवक्ता किसको देंगे, राज्यपाल को। त्यागपत्र राज्यपाल को। त्यागपत्र राज्यपाल को। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि महान्यायवादी बनने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और महाधिवक्ता बनने के लिए क्वालिफिकेशंस। यही क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होनी चाहिए, तो मैं आपको वहां नहीं लिखवाऊंगी, इसीलिए यहां ध्यान से समझना। योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, तो ये क्वालिफिकेशंस दी गई हैं आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती हैं आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 3 में। पहली क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्वालिफिकेशन, 5 वर्ष का किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय कह लीजिए या हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश का अनुभव, न्यायाधीश का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ जज, एक्सपीरियंस ऑफ जज। ठीक है, मतलब जज का अनुभव होना चाहिए, कितने सालों का, 5 सालों का किसी भी हाई कोर्ट में। लेकिन मैम अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर किसी के पास ये नहीं है तो कोई और ऑप्शन है, जी हाँ, फिर होना चाहिए 10 वर्ष का अधिवक्ता यानी एडवोकेट का अनुभव किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कह लो या उच्च न्यायालय। आप कहो अगर ये भी नहीं हो तो, अगर मैम ये भी नहीं होगा तब क्या होगा, अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो लिखिएगा, लिख लीजिएगा, फिर तीनों को समझाती हूं। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता, इसका क्या मतलब होता है पता ही नहीं है मैम हमें। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, इसका मतलब होता है कि विधियों का अच्छा ज्ञान, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जिसके पास विधियों का अच्छा ज्ञान हो, जिसके पास वही नॉलेज हो जो एक वकील को या एक जज को प्रैक्टिस के बाद आती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम यहां पर ये वाली तो कंपलसरी है, अब इनमें से कोई, तीनों में से एक हो, या तो उसने 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, जज के रूप में नहीं किया हो तो 10 साल एडवोकेट के रूप में काम किया हो, वो भी नहीं किया हो तो राष्ट्रपति की नजर में उसको विधियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी अच्छा यहां पर नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर वो अपॉइंट हो सकता है। तो ये किसकी क्वालिफिकेशंस थी, तो मैम ये क्वालिफिकेशंस थी महान्यायवादी बनने की, और यही क्वालिफिकेशन होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की, सेम क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशंस लिखेंगे। और इसकी क्वालिफिकेशन महाधिवक्ता की आर्टिकल 217 का सब क्लॉज 2। ठीक है,
चलिए यहां लिखिए, पहला इसका होता है भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव। एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेट ऑफ 10 years। कहां पर? किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में। और मैम अगर ये नहीं है तो, और या ये नहीं है तो 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद को, न्यायिक पद, जुडिशियल ऑफिस, किसी भी न्यायिक पद को धारण किया हो, मतलब किसी ऐसी पोस्ट पर काम किया हो जैसे आपके जज का या वकील का होता है। तो ये इसके पास 2 चॉइस होती हैं और इसके पास 3 चॉइस होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो फिर लास्ट आर्टिकल लिखवाती हूं दोनों का, क्लास को क्लोज करते हैं। ये जितने बच्चे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उनकी कुटाई होनी चाहिए। राज्यपाल पढ़ा रही हूं मैं, क्लास रुक रही है, फिर से रुक रही है। अरे ऐसे कैसे हो गया भाई? बेटा यहां से तो सही चल रही है क्लास, अब कहां रुक रही है क्लास? चलो फिर भी रिफ्रेश कर देती हूं मैं। बेटा यहां से ओके है, एक बार अपनी तरफ से चेक कीजिए, इधर से नहीं है अब बफरिंग। यहां से क्लास नहीं है बेटा, बफरिंग नहीं है यहां से। बच्चे एक बार चेक कीजिए अपनी तरफ से। नहीं रुक रही है मैम, कुछ बच्चे तो परेशान करते हैं है ना, मतलब कैसे हो रहा है लगातार? नहीं हो रही है बेटा, यहां से ऑल ओके है। चले अब 2 आर्टिकल्स, एक इसका बचा है, खत्म करते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस थी बच्चे, दोनों की क्वालिफिकेशंस को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 88, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 88 इसमें क्या कहा गया है? देखो इसमें यह कहा गया है कि भैया महान्यायवादी को अधिकार दिए गए हैं। महान्यायवादी, इनको कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल साहब महान्यायवादी को कहा गया है कि महान्यायवादी क्या कर सकते हैं? जो संसद की बैठक है, संसद की बैठकों, मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं। भाग यानी कि 5 मिनट, भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन या डिबेट, भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और बेटा नेक्स्ट लिखिएगा, मतदान यानी कि वोटिंग नहीं कर सकते। तो बोलने का अधिकार है, भाग लेने का, लेकिन मतदान का नहीं। क्यों मैम? मतदान का क्यों नहीं है मैम? मतदान का अधिकार क्यों नहीं है? वोटिंग का राइट क्यों नहीं है?
तो आप कहोगे क्योंकि मैम ये संसद के सदस्य नहीं होते। मतदान का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। सदस्य नहीं होते क्योंकि मैम मेंबर ही वोटिंग कर सकता है और ये तो मेंबर ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब यहां पे क्या चेंज होगा? आर्टिकल 177 महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल संसद की जगह क्या लिखेंगे? विधान मंडलों की बैठक में, विधान मंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, पर मतदान नहीं। क्यों? क्योंकि विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो ये आपका कंप्लीट होता है और कल हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर। कल हम पढ़ेंगे राज्यपाल। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। क्लास मैंने आपसे वादा किया था 2-2.5 घंटे का, लेकिन आपको जैसे मैं बता दूं बेटा कि तबीयत ठीक नहीं है कल से, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि फिर पता चले कि आज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हो जाए, है ना, तो उसके बाद फिर कल पता चले क्लास ही ना हो पाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम आपका क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे गवर्नर। तो राज्यपाल हेडिंग डालकर छोड़ दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको सारी चीज़ें लिखकर बताई जा रही हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद रख सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें। अगर आपका कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में आप इस चैप्टर से पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।